जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई एबिन सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं या यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादा हैं और हम सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए भाई आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था कि प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए समझिएगा, प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी का परिणाम जो है ये होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह एक ऐसी घटना होती है या फिर एक ऐसी बेरोजगारी है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, यानी जहाँ पे ज़रूरत कम लोगों की हो लेकिन लगा ज़्यादा लोगों को दिया जाए, उसे ही कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, और ये जो बेरोजगारी है ये मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है। अगला सवाल है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है ये कम हो रही है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2013 में पूछा गया था। बताएंगे, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास के कारण या फिर क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है ये कम हो रही है किसके कारण। सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कम होती जा रही है। और मेरे प्यारे भाई, वर्तमान में अब ये 1.21 नहीं है, अब तो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आबादी वाला कोई मतलब देश है तो वो अपना इंडिया है ना। चीन को पीछे छोड़ चुका है। अगला सवाल है कि कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। निम्न में से कौन सी फसल है जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और उसे नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित भी किया जा रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट। जूट जो है गाइस, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और इसे नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। समझिएगा, जूट जो है सबसे ज़्यादा कहा जाए तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जूट को गोल्डन फाइबर या फिर स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है। सरकार जो है नायलॉन की जगह जूट जो है इसका उपयोग पर बल दे रही है, यानी कि जूट के उपयोग पर सबसे ज़्यादा कोशिश की जा रही है। और जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा शीर्ष राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहा जाए तो असम और उसके बाद तो उड़ीसा। ठीक है, अगला सवाल है कि एमएस स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि एमएस स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो गया मेरे भाई, तमिलनाडु चेन्नई में, है ना। और वहाँ पे गाइज जो स्वामीनाथन जी हैं ये किस रूप में जाने जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब ये जानते हो कि स्वामीनाथन जो हैं इन्हें जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति का जनक है ये किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, भारत में हरित क्रांति के जनक। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1966 में मैक्सिको के बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उसे उत्पादकता करने वाले गेहूं के संकर बीज में जो विकसित करने वाले थे वो थे एमएस स्वामीनाथन जी। अगला सवाल है कि 1996 यानी 1996 के ओलंपिक खेलों में भारत ने कांस्य पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता था। 1996 के ओलंपिक खेलों में भारत ने कांस्य पदक जो जीता था ये किस खेल में जीता था, ये सवाल पूछा गया है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। और
इसके पहले भाई मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सभी क्लास मिल जाएगी, सभी क्लास को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है भाई। देखिए कांस्य पदक जो है ये किसने जीता, ये जीता गया था 1996 में ओलंपिक के खेलों में भारत ने जीता था कांस्य पदक लॉन टेनिस के खेल में। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉन टेनिस में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई लॉन टेनिस की जो प्रतियोगिता हुई 1996 में, इसमें स्वर्ण पदक जो है ये यूएसए ने जीता, रजत पदक जो है ये सुरगोई ने जीता था, स्पेन ने जीता था, और जो अपना मतलब इंडिया है इन्होंने कांस्य पदक जीता था लॉन टेनिस में। अगला सवाल है कि किस खेल से डियागो माराडोना संबंधित हैं। डियागो माराडोना जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए डियागो माराडोना जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फुटबॉल से। डियागो माराडोना जो है ये फुटबॉल से संबंधित हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नॉक आउट जो है या किससे संबंधित है, या फिर कहा जाए नॉकआउट शब्द जो है या किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए नॉकआउट शब्द जो है किससे संबंधित है, राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मुक्केबाजी से। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मुक्केबाजी से। मेरे प्यारे भाई कुछ शब्द यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मुक्केबाजी से पंच, अपर कट और फुटवर्क, ये शब्द जो हैं पंच, अपर कट और फुटवर्क शब्द जो है ये मुक्केबाजी से ही संबंधित है। नेल्सन, हीव, फ्री स्टाइल और पॉइंट, ये शब्द जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। चाइना मैन, थर्ड मैन, ओवरथ्रो और स्लिप, ये शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा बेस लाइन, सर्विस, ड्रॉप शॉट, गेम पॉइंट, ये जो है टेनिस से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो खेल से संबंधित हैं, अगर आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया। अब आप आसानी से इसका आंसर बिल्कुल आसानी से गैस लगा करके भी दे सकते हैं, नहीं जानते हैं तो भी, क्योंकि सीधे सीधे लिखा गया अंग्रेजी नीति में, यानी कि आप बता सकते हैं कि ये शिक्षा से संबंधित रहा होगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट हुआ ये अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन के लिए लाया गया और ये शिक्षा से संबंधित रहा। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में जो अंग्रेजी का जनक है ये लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने ऐसा कहा था कि जो भारतीय हैं ये अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा सजग हैं, इनके ऊपर अंग्रेजी की शिक्षा जो है ये थोप दी जाए, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने कहा था। इसीलिए कहा जाता है भाई कि अपनी मातृभाषा जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और जहाँ भी हैं आप अपनी मातृभाषा में बोलें। आपने देखा होगा गाइस, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जिसे जब पत्रकार ने कहा अंग्रेजी में, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मातृभाषा में बात करना अच्छा लगता है, मैं हिंदी ही जानता हूँ, है ना, आपने सुना होगा भाई। फिलहाल यहाँ पे देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति से शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया, जिसमें भारतीयों के शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया था, और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति जो है ये 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत ही दी गई थी। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। Which among the following is a term used in the preamble of the Indian Constitution means of absence of special privilege। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी यानी कि समानता। देखिए समानता यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लीजिए थोड़ा सा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त है विशेषाधिकार का अभाव, और भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पीछे के आदर्श हैं ये जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य द्वारा निर्धारित किए गए थे, और जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य है ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
भारत के प्रस्तावना की भाषा और शैली जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सीधे सीधे एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारत के प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है या भाषा है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि मेरे प्यारे भाई समझिएगा, जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से लिया गया है, यानी जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं। देखिए, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता ये विदेशियों के लिए भी है। निजी और जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी विदेशियों के लिए और साथ में भारतीयों के लिए भी है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता ये जो है ये विदेशियों के लिए बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसके अलावा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण ये विदेशी और भारत दोनों के लिए समान है। लेकिन मेरे भाई, जो सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता है ये विदेशियों के लिए नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या फिर निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी परीक्षा 3 बैच नंबर 3 22 दिसंबर 2017 के शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या फिर निरस्त करने का संसद को अधिकार देता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 33। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे भाई समझिएगा, आर्टिकल नंबर 33 अगर कहा जाए आर्टिकल नंबर 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, कोई खास बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि जब लिखा रहता है सामने तब आप खुद का जब पढ़ते हैं और जब मैं बोलता हूँ वो सुनते हैं तब आपको और भी बेहतर समझ आता है। देखिए आर्टिकल नंबर 28 जो है ये किससे संबंधित है, निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल नंबर 28 में कही गई है। ठीक है। राज्य निधि में पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या फिर किसी भी धर्मोपदेश में बुलाने या फिर उन्हें सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, अगर आप अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप जाकर के वहाँ पे भजन कीजिए या फिर आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप जाके वहाँ पे नमाज पढ़िए। आप अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 28 में। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों का भी है। ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने अनुसार अपनी शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं, चाहे वो अपना कोई एक डिग्री कॉलेज ओपन करें या कोई एक इंटर कॉलेज ओपन करें या कोई भी संस्था ओपन करें, उनको ये अधिकार है कि वो अपना खुद का चलाएं और सरकार जो है वो इसमें भेदभाव नहीं करेगी। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 30 में। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 जिसे भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण मूलाधिकार जो हैं ये इसमें है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। अब देखिए समझिएगा, उपाधियों का अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 18 में है। ठीक है, इसका पहले आंसर बताओ फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए उपाधियों का अंत जो है संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक अनुच्छेद 18 में प्रतिस्थापित है उपाधियों का अंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है और सामान्यतः अग्नेय या फिर कायांतरित सेलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। घना आसान सवाल हो गया जब आपसे कह दिया गया कि इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में भी किया जा सकता है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है और सामान्यतः अग्नेय या फिर कायांतरित सेलों में पाया जाता है और उपयोग जो है यह विद्युत उपकरण में किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये हीरा के उत्पादन में नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है यहाँ पे हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं सोने का उत्पादन जो है कर्नाटक की कोलार खान में होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कर्नाटक के कोलार में होता है सोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कैलाश पर्वत जो है कहाँ स्थित है? हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है मेरे भाई, समझिएगा। यहाँ पे ये 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की एक ई बुक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ई बुक जो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। इसमें 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस हैं। 60% का मैं अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ, मात्र 39 में मिल रही है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल है। डेमो रिव्यू देख लो गाइस, यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। जीके के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, साइंस के साथ स्टैटिक भी है, इमेज एंड कलरफुल है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एंड कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। खुद मेरे मार्गदर्शित किताब है मेरे भाई। सबसे खास बात यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये ओरिएंटेड एंड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके लिए ई बुक का डेमो रिव्यू देख लो भाई। देखो, समुद्र हो या किताब, अगर इनकी गहराई जानना है तो इनमें डूबना पड़ेगा। अब आप समझ गए कहने का मतलब। देख लो, इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है, पढ़ने में मजा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो और नाम मात्र प्राइस मात्र 39 में मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख के भी बता दे रहा हूँ, 8948667652। यह व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है और वहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। कैलाश पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा चीन में, यानी चाइना। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चीन में। देखिए, कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत यानी चीन में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस ताल है ना। मानसरोवर जहाँ से गाइस कहा जाए तो सिंधु नदी निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये आपके मानसरोवर से ही निकलती है ना। तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, ये लिखा भी गया है सतलज इत्यादि नदी निकलती हैं। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र भी माना गया है कैलाश पर्वत को। ऊंचाई जो है इसकी 6638 मीटर या 21,778 फीट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ष 1972 में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1972 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। अगला सवाल है आपके सामने कि कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना जो है किसने की थी? जल्दी जल्दी बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गोपी मोहन देव ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ भी। अब देखो, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया खालसा पंथ की स्थापना, तो अब सीधे यहाँ पे भाई 2018 लिखा है, ठीक है, 218 में समझ लेना। अब देखिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में की गई और ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, भ्रमित करने के लिए श्री गुरु हरगोविंद लिख दिया गया, गलत है, गुरु गोविंद सिंह राइट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। अब देखो गाइस, कहा जाए तो जो
डलहौजी हैं, इन्होंने रेलवे का शुभारंभ किया। इसके अलावा डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत इन्होंने ही लॉन्च किया, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई हड़पनीत, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था डलहौजी द्वारा। इसका मतलब ये होता था कि अगर किसी भी राजा के पास उनका स्वयं का पुत्र नहीं है तो वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हो जाएगा। इसके अलावा भारत में डाक सेवा, भारत में डाक टिकट, ये जो है ये किसके समय में पारित किया गया था, तो डलहौजी के समय में ही। और मेरे प्यारे भाई इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो एक्ट है ये मतलब शुरू करवाया था किसने, तो ये डलहौजी ने ही शुरू करवाया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लागू हुआ आगे चल करके कैनिंग के समय में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। देखिए 16 अप्रैल 1853 को ये आपने इंडिया में पहली बार भारत में रेलवे चली, इसी वजह से रेलवे का जनक जो है डलहौजी को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन डलहौजी। अगला सवाल है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है। देखिए गाइस जो टाइगर रिजर्व हैं या फिर कहा जाए कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन समझ लीजिएगा। भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यदि लोग चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वह दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा फिर से। यदि लोग जो चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वह दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये किसने कहा? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा कानून जो है किससे संबंधित है? शारदा कानून जो है ये किससे संबंधित है? राइट हो जाएगा बाल विवाह से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए समझिएगा, शारदा कानून जो है बाल विवाह से संबंधित है। ये सन 1929 में इरविन के समय में पारित हुआ था। शारदा कानून जो है कब पारित हुआ? 1929 में। किसके समय में? इरविन के समय में। इसमें विवाह के लिए लड़कों की जो न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। कब? ये शारदा कानून के समय में निर्धारित की गई थी कि लड़का का जो उम्र है ये 18 वर्ष होना चाहिए और जो लड़की की उम्र है ये 14 वर्ष होनी चाहिए विवाह के समय। फिलहाल अब ये नहीं रहेगा, आप जानते हैं। फिलहाल अगला है कि ये किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? ये किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया? सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा शहर प्रदान किया था? अब देखिए गाइज आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफर हैं इन्हें गद्दी पर बैठाया गया या फिर कहा जाए तो अवध का नवाब बनाया गया। और जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को दिया गया वो दिया गया था 24 परगना। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। समझिएगा, मीर जाफर जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और इस वजह से सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में हार गए और अंग्रेजों को जीत मिली। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून सन 1757 को हुआ था। जीत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और उसी के बाद उन्होंने यानी कि बंगाल के नवाब जो बने मीर जाफर, इन्होंने अंग्रेजों को इनके उपहार के लिए 24 परगना साथ में 1,77,00,000 रुपए जो है इन्होंने उधार मतलब उपहार भी दिया। ठीक है, 1,77,00,000 रुपए इन्होंने गिफ्ट भी दिया। तो भाई यही हुआ करता था पिछले समय में, तो इसी वजह से तो गाइस आज इंडिया पीछे हो गया है ना। फिलहाल पीछे नहीं है, अब कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देख लेना। व्हाट्सएप चैनल जो बना है उस पर भी मिल जाएगी। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए।
इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज़ करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।